नमस्कार दोस्तों, 2025 चल रहा है। 50वीं सालगिरह है इमरजेंसी की। 1975 में लगी थी। 50 साल हो गए हैं। उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है ताकि हम जान सकें कि कब और किन हालातों में कोई पॉपुलर नेता जिसको देश बहुत प्यार करता हो वो तानाशाह बन बैठता है। आगे ऐसी नौबत ना आए, इसलिए इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना। मैं देख रहा हूं कि कुछ मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर वीडियोस को पूरा नहीं देख रहे हैं। पूरा देखेंगे तो बात पूरी समझ आएगी। बात तो सही है। शुरू करते हैं दोस्तों। 1971 का वक्त, इंदिरा गांधी जी की पॉपुलैरिटी अपने चरम पे थी। 1971 के जनरल इलेक्शन हुए। नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। लोग उनके फैन थे, लोग उनके दीवाने थे। 518 में से 352 सीटें देकर देश के लोगों ने उनको भारी बहुमत से जिताया। दिसंबर 1971 इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का जन्म हुआ। दुनिया भर में इंदिरा गांधी जी के नाम का डंका बज रहा था। देश में सबसे पॉपुलर नेता थी। अगले ही साल जनवरी 1972 भारत रत्न उनको मिला। इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा का नारा घर घर में गूंज रहा था। अपनी पीक पे उनकी पॉपुलैरिटी थी, ताकतवर नेता थी। फिर भी क्या कारण था, किस बात का डर था उनको, क्या ऐसे हालात बन गए जिसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी लगानी पड़ी, जिसकी वजह से उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 का स्विच ऑन करना पड़ा। एक ऐसा स्विच जिसको ऑन करते ही एक डेमोक्रेटिक स्टेट ऑटोक्रेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको ऑन करते ही फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। आर्टिकल 352 जो कि बात करता है इमरजेंसी प्रोविजन की। इंदिरा गांधी जी के सत्ता के डर को लेकर कई कारण थे। एक कारण तो थी उनकी इंटरनल डिस्टर्बेंस जो उनकी पार्टी में चल रही थी। 1969 में पार्टी दो फाड़ हो चुकी थी। कांग्रेस ओ बन चुकी थी, लेड बाय कामराज और मोरारजी देसाई एंड एक्सेट्रा, जो पुराने कांग्रेसी थे, कमिटेड डेडिकेटेड टू कांग्रेस आइडियोलॉजी। दूसरी तरफ थी कांग्रेस आर, लेड बाय इंदिरा गांधी जी, और उन्हीं के साथ उसमें थे वो सब चापलूस जिनको लगता था कि इंदिरा गांधी जी की चापलूसी करके, कांग्रेस फैमिली की चापलूसी कर कुछ हासिल किया जा सकता है। तो एक तो दोस्तों पार्टी की इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल फूट। पार्टी के अंदर की बात यह थी, बाहर देश में क्या चल रहा था, जबरदस्त पब्लिक अनरेस्ट चल रहा था। 1973 गुजरात से शुरू होता है दोस्तों नव निर्माण आंदोलन, लेड बाय स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास और फैक्ट्री वर्कर्स। डिमांड क्या थी, करप्शन हटाओ, इकोनॉमिक क्राइसिस को खत्म करो, गरीबी हटाओ। लोग सड़कों पे थे ऐसे मुद्दों को लेकर जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जुड़े हुए थे। 1974 अगले ही साल जयप्रकाश जी अपना आंदोलन शुरू कर देते हैं बिहार की धरती से। टोटल रेवोल्यूशन की बात वो करते हैं। बिहार से शुरू होकर यह आंदोलन धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंच जाता है और फैल जाता है पूरी तरह से। 1000 से ऊपर की गिरफ्तारियां इस आंदोलन में होती हैं। और साथ ही होती है दोस्तों भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक, रेलवे स्ट्राइक, लेड बाय करिस्मेटिक लीडर जॉर्ज फर्नांडीज। हजारों रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारियां और सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्तगी। ये वो चीजें हैं जो सड़क पे चल रही थी। उसी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो था जुडिशरी का। जुडिशरी का उस वक्त कैसा हाल था। इमरजेंसी के दौरान जुडिशरी के बारे में यह कहा जाता है कि जिनको झुकने के लिए कहा गया वो लेट गए, लेकिन इमरजेंसी से तुरंत पहले आप सरकार और जुडिशरी का जबरदस्त टकराव देखेंगे। एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था जुडिशरी और सरकार के बीच। सरकार गरीबी हटाओ के नारे के साथ कुछ रिफॉर्म्स कर रही थी, लैंड रिफॉर्म्स कर रही थी कि जिनके पास एक लिमिट से ज्यादा जमीनें हैं वो जो लैंडलेस है उनको दी जाए। इस रिफॉर्म को चैलेंज किया गया। गोलकनाथ का केस आया, 1967 का केस है। सेटबैक था सरकार के लिए ये केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड अपॉन किया कि आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसके साथ छेड़छाड़ जरूरी थी। गोलकनाथ के केस ने सरकार से वो स्कोप जो है वो छीन लिया था। इस जजमेंट को ओवररूल करने के लिए सरकार लेकर आती है 24th अमेंडमेंट, पार्लियामेंट के जरिए 1971 में आती है ये। इस अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में सब आर्टिकल 4 ऐड किया जाता है। इस आर्टिकल के एडिशन से यह डिक्लेयर हो जाता है कि चाहे किसी कानून के जरिए फंडामेंटल राइट्स को नहीं छेड़ा जा सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए फंडामेंटल राइट्स को छेड़ा जा सकता है। तो जुडिशरी की जो एक प्रोनाउंसमेंट थी उसको ओवररूल करने के लिए सरकार को कानून लेकर आना पड़ा। यह कानून भी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, चैलेंज हो जाता है और एक लैंडमार्क जजमेंट आती है दोस्तों
केशवानंदा भारती के केस की। 1973 की जजमेंट है ये। हालांकि इस जजमेंट में 24th अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए आप फंडामेंटल राइट्स को छेड़ सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं किया जा सकता। यही वो लैंडमार्क जजमेंट है जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का प्रिंसिपल हमारे संविधान को दिया। और उस दिन से लेकर आज तक जो पार्लियामेंट की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ की, वो बहुत लिमिटेड रह गई है। तो ये जजमेंट भी उस वक्त सरकार के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक थी, लैंडमार्क जजमेंट थी। पहली बार सुप्रीम कोर्ट की फुल जजेस, फुल बेंच बैठी थी। 13 जजेस की जजमेंट थी। थिन डाइसेंट से ये जजमेंट निकल कर आई थी। 7 एक तरफ थे जिन्होंने ये बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल दिया, 6 दूसरी तरफ थे। 7-6 की इस जजमेंट में दोस्तों जो 6 जजेस की बेंच थी उसमें जो सीनियर मोस्ट थे जस्टिस A.N. रे, उनको उनके काम के लिए फेवर दिया गया। और उन्हें जो 7 जजेस की बेंच थी जिसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे जिनका अगला नंबर आना था चीफ जस्टिस बनने का, उनको बाईपास करके, उनको इग्नोर करके चौथे नंबर पे जो जज साहब थे जस्टिस A.N. रे, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक फेवर दिया गया। उसका बेनिफिट भी हुआ सरकार को। वो आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगा जब ADM जबलपुर की जजमेंट आती है, फेमस हेबियस कॉर्पस केस। वापस चलते हैं हम जुडिशरी की तरफ। तो ये जो जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, जुडिशरी लगातार ऐसे फैसले दे रही थी कि जो पॉलिटिकली बेनिफिट देने वाली जो चीजें थी सरकार की, उनको सेटबैक मिल रहा था। जुडिशरी की प्रोनाउंसमेंट से, जुडिशरी की वजह से अपनी पॉलिसीज का पॉलिटिकल बेनिफिट उस वक्त सरकार नहीं ले पा रही थी। तो एक तरफ कांग्रेस की इंटरनल डिस्टर्बेंस, दूसरा सड़कों पे लगातार लोगों की मूवमेंट थी, और यहां पर जुडिशरी जो है वो फेवरेबल जजमेंट नहीं दे रही थी। ट्रिगर क्या बना इमरजेंसी लगाने का? वो था राजनारायण का केस। मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि उस वक्त का माहौल आपके सामने दोस्तों रिप्रोड्यूस हो जाए। राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था, वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने उस इलेक्शन को चैलेंज किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उनके वकील थे मशहूर सीनियर एडवोकेट शांति भूषण जी। यह पहली बार था जब किसी प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट में बुलाया गया हो और उनको 4-5 घंटे तक क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया हो। इंदिरा गांधी जी के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी की है, अपने इलेक्शन जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को 12 जून 1975 के दिन गिल्टी पाया। उन पर लगे चार्जेस जो है वो प्रूव हो गए। ये प्रूव हो गया कि उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया है। उनका इलेक्शन, उनकी जीत इलेक्शन में वो सेट असाइड कर दी गई 12 जून 1975। इंदिरा गांधी जी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनको फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिलता है। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट उनको एक इंटरिम रिलीफ, एक टेम्पररी रिलीफ दे देती है कि वो पीएम बनी रहेंगी, लेकिन पार्लियामेंट में वोट नहीं कर पाएंगी। एक पावरफुल नेता के लिए यह बड़ी उस वक्त एक शर्म की बात थी कि वो चाहे पीएम बनी रहेंगी लेकिन पार्लियामेंट में वोट नहीं कर पाएंगी। यह फैसला आया 24 जून 1975। उसी दिन जयप्रकाश नारायण जी ने, जो सड़कों पे उतरे हुए थे, अगले दिन एक महारैली का आह्वान कर दिया दिल्ली के रामलीला मैदान में। 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा जाता है। पहला भाषण उस मैदान में देते हैं प्रकाश सिंह बादल जी और आखिरी भाषण देते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में पुलिस से आह्वान करते हैं कि सरकारी फैसलों को मानना बंद कर दो। एक तरह से टोटल बगावत की कॉल थी ये। 25 जून की बात है जब ये रैली हो रही है दिल्ली के रामलीला मैदान में। यह खुली बगावत थी सरकार के खिलाफ। इंदिरा गांधी जी को इतना खतरा हुआ कि विदाउट कंसल्टिंग द कैबिनेट उन्होंने प्रेसिडेंट को लिख दिया कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए। प्रेसिडेंट थे श्री फरुखुद्दीन अहमद जी। उन तक चिट्ठी आई इंदिरा गांधी जी की और उन्होंने तुरंत उसको साइन कर दिया। 25 जून इमरजेंसी लग चुकी है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। पता कब लगता है? अगले दिन 26 तारीख को। प्रेस की बिजली बत्ती गुल कर दी गई है, लाइटें काट दी गई है, कोई अखबार किसी घर तक नहीं पहुंचा है। सुबह 8 बजे देश की पीएम लोगों से रेडियो पर मन की बात करती है और कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, इमरजेंसी लगा दी गई है। और ये इमरजेंसी लगी, चलती है 21 महीने तक। आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, लोगों की बोलने की आजादी खत्म। आर्टिकल 21 खत्म हो जाता है, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी खत्म हो जाती है। करीब 1 लाख से ऊपर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मास नसबंदी चलाई जाती है संजय गांधी जी के तरफ से, लेकिन कोई बोल नहीं सकता था क्योंकि बोलने की
आजादी नहीं है। ये थी दोस्तों इमरजेंसी, जो लगी 25 जून 75 को और चली 21 मार्च 1977 तक, 21 महीने तक लगातार। इमरजेंसी हटती है, इलेक्शन करवाने का फैसला लिया जाता है। 1977 में जनता पार्टी जीत जाती है, लोग नकार देते हैं इंदिरा गांधी जी को। जनता पार्टी जीतती है। 1978 में 44th अमेंडमेंट आती है। 44th अमेंडमेंट दोस्तों बहुत कमाल की अमेंडमेंट, जो कुछ भी गवर्नमेंट ने उस वक्त मिसयूज किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, 352 को जिस तरह से लगाया था, जिस तरह से इमरजेंसी इन्वोक की थी, उसमें इतनी भारी तब्दीली कर दी जाती है 44th अमेंडमेंट के जरिए कि आज हम इस बात को कह सकते हैं कि जिन वजहों से उस वक्त इमरजेंसी लगाई गई थी, अब भारत में कम से कम उस वजह से तो इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती है। सबसे बड़ा कारण क्या था? लोगों को चुप करवाना, आर्टिकल 19 पे जो पकड़ थी उस वक्त 352 की वजह से। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 352 है क्या, इमरजेंसी की प्रोविजन क्या है। 352 के बारे में बात करते करते ही जो अमेंडमेंट हुई थी 44th अमेंडमेंट, जिससे अब 352 चेंज हो चुका है काफी हद तक क्या बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो चुका है। वो चेंजेस भी मैं आपके साथ साथ में डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 352 क्या कहता है कि अगर देश में वॉर है, कोई एक्सटर्नल अग्रेशन है या आर्म्ड रिबेलियन है, तो इमरजेंसी सिचुएशन इन्वोक की जा सकती है। अब ये जो इसमें आर्म्ड रिबेलियन है ना, इसको रिप्लेस किया गया था 44th अमेंडमेंट में। पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस एक वेग सी टर्म है, बड़ी उसकी वाइडर इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं। वाइडर इंटरप्रिटेशन की वजह से ही आप इंटरनल डिस्टर्बेंस किसी भी चीज को कह सकते हैं। लोगों के विरोध को, अपोजिशन के विरोध को इंटरनल डिस्टर्बेंस कहकर इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जैसे उस वक्त लगाई गई थी। लेकिन अब क्योंकि उसको रिप्लेस कर दिया गया है आर्म्ड रिबेलियन से, और आर्म्ड रिबेलियन तो सामने दिखना चाहिए, तो बड़ा मुश्किल होगा उस वजह से इमरजेंसी लगाना अब की डेट में, जिस वजह से उस वक्त लगाई गई थी। 352 का दोस्तों इंपैक्ट क्या होता है? सबसे बड़ा उसका असर जो होता है वो ये है कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर पूरे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यूनियन के पास आ जाती है। पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है कि वो किसी भी इशू को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कानून बना सकती है, चाहे वो सब्जेक्ट स्टेट की कैटेगरी में फॉल करता हो। पूरे देश के ऊपर एक तरह से एक यूनिटरी कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 352 की, इमरजेंसी की, हमारे फंडामेंटल राइट्स पर। आज के डेट में आर्टिकल 352 इन्वोक करते ही आर्टिकल 358 के अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, बशर्ते इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से लगी हो। कोई अलग से ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है। 352 इन्वोक हुआ, वार या एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से, आर्टिकल 19 सस्पेंड, आपके बोलने की आजादी सस्पेंड। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 359 के अंडर हमारे जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स का, उनकी वायलेशन को लेकर कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है आर्टिकल 20 और 21 की। आर्टिकल 20 दोस्तों राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, right against self-incrimination and no person be convicted for any offense except violation of law enforcement। और आर्टिकल 21 तो पता ही है आपको, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो इन दो आर्टिकल्स के वायलेशन के अलावा आप किसी चीज को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये जो चेंज है आर्टिकल 20 और 21 को इससे एक्सक्लूड रखना, ये भी उसी अमेंडमेंट की बदौलत है। क्योंकि जब इमरजेंसी लगी थी दोस्तों, तो लोगों को जिस लेवल पर गिरफ्तार किया जा रहा था, ये मामला कोर्ट पहुंचता है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। केस का नाम है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, 1977 का केस है। इसको हेबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है। इमरजेंसी लगी हुई थी, लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि हमें बिना मतलब के गिरफ्तार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इमरजेंसी की सिचुएशन में आप आपकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आके चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आपका जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 वो सस्पेंड हो जाता है। अब दोस्तों ये जो एडीएम जबलपुर की जजमेंट थी, 4 जजेस इस जजमेंट में बैठे थे, 3-1 से फैसला आया था। इस जजमेंट को लीड करने वाले जो चीफ जस्टिस थे वो थे जस्टिस एएन रे। ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं जिनको 3 सीनियर मोस्ट जजेस को बाईपास करके चीफ जस्टिस बनाया था केशवानंदा भारती वाली जजमेंट में, जिसकी मैंने ऊपर बात की थी। डाइसेंटिंग जज थे जस्टिस एचआर खन्ना। 3 के खिलाफ सिर्फ एक जज साहब खड़े थे जिनका यह कहना था कि चाहे इमरजेंसी लगी हुई है, लेकिन लोगों से उनके जीने का अधिकार आर्टिकल 21 नहीं छीना जा सकता है। आज के डेट में दोस्तों आर्टिकल 352 की जुडिशियल रिव्यू परमिसिबल है कि अगर सरकार इमरजेंसी लगाए तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं कोर्ट जाके। लेकिन
उस वक्त ये प्रोविजन नहीं थी। 38th अमेंडमेंट में 352 की इन्वोकेशन की जुडिशियल रिव्यू को बार कर दिया गया था। 44th अमेंडमेंट में इस बार को हटा दिया गया है। अब गवर्नमेंट अगर 352 इन्वोक करती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट जो है वो कर सकती है। पहले आर्टिकल 352 इन्वोक करने के बाद पार्लियामेंट की अप्रूवल 2 महीने के अंदर अंदर लेनी थी, लेकिन अब वो 2 महीने का टाइम कम करके 1 महीना कर दिया है। तो पहले जहां एक मान लीजिए गलत ढंग से 352 को इन्वोक किया गया है, तो जहां पहले एक कोई तानाशाह नेता, कोई तानाशाह लीडर 2 महीने तक इमरजेंसी को एंजॉय कर सकता था, क्योंकि 2 महीने बाद मान लो अप्रूवल ना मिलती पार्लियामेंट से, अब वो टाइम कम होकर 1 महीने का रह गया है। और पहले इसकी एक्सटेंशन अनलिमिटेड टाइम के लिए हो सकती थी। एग्जीक्यूटिव के पास पावर थी जितने मर्जी लंबे समय तक जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन अब 44th अमेंडमेंट के बाद हर 6 महीने बाद अगर एक्सटेंड करना चाहे गवर्नमेंट, तो हर 6 महीने बाद पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी होगी। तो दोस्तों, जो इमरजेंसी उस वक्त लगी, उसको आज के डेट में भी हम काला धब्बा, एक काला अध्याय अपनी डेमोक्रेसी के ताने बाने में देखते हैं। ऐसा वक्त दोबारा ना आए, वैसे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अब एक तो उसमें इतनी भारी अमेंडमेंट हो चुकी हैं कि एटलीस्ट जो जिस वजह से कम उस वक्त इमरजेंसी लगी थी, उन वजहों से दोबारा इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती है। हमें इमरजेंसी के बारे में पढ़ना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, ताकि हम इस बात को लेकर सचेत रहें कि कब किन हालातों में बहुत लोकप्रिय नेता भी, जिनको पब्लिक की पूरी सपोर्ट है, कब वो निरंकुश हो जाएं, कब वो अपने आप को तानाशाह में बदल लें, कब वो लोगों की बोलने की आज़ादी छीन लें, उनके जिंदा रहने की आज़ादी छीन लें और उनकी ओवरऑल आज़ादी छीन लें। ऐसे हालात ना बने। देश के लोग इस चीज़ के लिए जागरूक रहने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।